साथ नुपुर शर्मा। आज हम बात करेंगे वर्तमान बिहार की राजनीति पर, जिसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक संतोष सर। तो सर बताइए, धन्यवाद। आपके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं हूं संतोष कुमार। मैं यूपीएससी बीपीएससी के छात्रों को पढ़ाता हूं और बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहा हूं, और आज मैं इस डिबेट में शामिल हो रहा हूं नुपुर शर्मा जी के साथ। तो सर, महागठबंधन की सरकार को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? ये महागठबंधन की जो सरकार बनी है, आप देखिएगा कि ये कयास पिछले 3 महीने से चल रहा था। जब पहली बार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी से मिलने के लिए उनके घर पर गए थे, तब से ये घटनाक्रम एक के बाद एक बदलने लगा था और लगने लगा था कि गठबंधन में दरार पड़ गई है। इसीलिए वहाँ से शुरुआत एक मानी जा सकती है। और बीजेपी के बारे में भी कहा जा रहा है कि लगातार वो जो है ना नीतीश कुमार को तंग करने का कोशिश कर रही थी। शायद इसका परिणाम यह निकला कि ये महागठबंधन की सरकार बनी है। तो सर, आपको लगता है कि ऑपरेशन लोटस की जगह ऑपरेशन एरो होगा? हो गया है। आप देख रही होंगी कि ऑपरेशन लोटस की बहुत चर्चा चल रही थी, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, गोवा में हुआ या असम में हुआ, अन्य राज्यों में होते रहा कि जैसा चाहती थी सरकार बन जाती थी। आप देखिएगा हाल ही में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया गया और आराम से एक नई सरकार बन गई। तो उसी तरह से ये पूरी चर्चा चल रही थी कि ऑपरेशन लोटस हर जगह चलेगा, लेकिन इस बार नीतीश कुमार जो है ज़्यादा चतुर निकले और उन्होंने ऑपरेशन लोटस की जगह पर ऑपरेशन एरो कर दिया। जैसे कि आप हाल ही में देखे होंगे कि जब महाराष्ट्र में सरकार बनी और वो सरकार गिरा दी गई और शिंदे जी बन गए मुख्यमंत्री, तो इस तरह से जो उद्धव ठाकरे है वो समझ भी नहीं पाए कि उनके कौन कौन से विधायक कब उनसे अलग हो गए। लेकिन अभी वर्तमान में आप देखिएगा कि बिहार में ऐसा नहीं कर पाई बीजेपी, और जो आप कह रही हैं ऑपरेशन लोटस की जगह ऑपरेशन एरो हो गया। तो ऐसा क्या कारण है सर कि बीजेपी के सहयोगी बीजेपी को छोड़ रहे हैं? देखिए, जब भी आप देखेंगे भारत के इतिहास में भी रहा है कि जब भी केंद्र में कोई शक्ति मजबूत होती है तो वह धीरे धीरे क्षेत्रीय शक्तियों को कमज़ोर करने लगती है या उसको समाप्त करना चाहती है। और आप जब देखिएगा कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस एकमात्र मजबूत पार्टी थी, तो सभी क्षेत्रीय दलों पर वो लगातार दबाव बनाती थी कि किस तरह से उसको कमज़ोर करके रखें। ठीक विपरीत स्थिति में आज बीजेपी है। बीजेपी भी ने एक समय था कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय 26 दलों ने मिलकर एक सरकार बनाई थी, लेकिन अभी वर्तमान में मोदी जी 2 टर्म से प्रधानमंत्री बने हैं और दोनों टर्म में आप एक विशेषता देखिएगा कि वो बीजेपी खुद बहुमत में है। तो अब बीजेपी धीरे धीरे सहयोगी दलों के पावर को कम कर रही है और इसीलिए सहयोगी दलों में ही एक बेचैनी आ रहा है कि हम लोग धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। इसीलिए एक जैसे कि अभी आप पटना में जब जेपी नड्डा जी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, तो उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि अब क्षेत्रीय दलों का दिन समाप्त हो रहा है भारत में। तो उसका एक परिणाम है ये। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति को अधिक महत्व दे रहे हैं? स्वाभाविक है, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 17-18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो उनके पास जीवन में पाने के लिए अब सिर्फ एक ही चीज़ बच गया है, वो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। तो एक प्रयास वो हो सकता है कि करना चाह रहे होंगे। ऐसी उन्होंने कोई जाहिर नहीं की है मंशा, लेकिन ज़्यादातर जो विश्लेषक हैं यही समझ रहे हैं कि ये जो दुर्घटना हुई है बीजेपी के साथ, उसके पीछे मोदी जी को हराने की एक रणनीति चल रही है। और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और वो स्थिति में नहीं रह गई है कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके। तो अगर 2024 का चुनाव होना है तो उसमें निश्चित रूप से क्षेत्रीय दलों की निर्णायक भूमिका होगी और नीतीश कुमार की एक पाक साफ छवि है। दूसरा चीज़ ये है कि इनके पास 18 साल का राजनीतिक अनुभव है एक प्रदेश को चलाने का, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो नेपोटिज्म का लगता है हमेशा, ये दाग भी इन पर नहीं है। इसीलिए तो 7 दलों का जो गठबंधन बना है वो बिहार की राजनीति के लिए कितना स्थायी होगा? देखिए, 7 दलों में जो आप गठबंधन देख रही हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल एक है, फिर उसके बाद माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, फिर उसके बाद हम पार्टी आ गई है। तो ये जो सभी दल हैं, तो उसमें हम पार्टी, आरजेडी, सभी लोग एक बार न एक बार सत्ता में आने के लिए एक गठबंधन कर चुके हैं। इससे पहले भी महागठबंधन बना था, आप देखी होंगी।
जी। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, आराम से चल सकता है। अभी जैसे वर्तमान में जो विधानसभा में विधायकों की संख्या है, तो इन 7 दलों के पास 164 विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार चलाने में तो कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, अगर 2025 का जब विधानसभा का चुनाव आएगा और 2024 का जब लोकसभा का चुनाव होगा, तो उस समय सीटों के बंटवारे को लेकर देखिएगा काफ़ी संघर्ष होगा। जो सेकेंड लाइन के लीडर हैं इन 7 दलों के, उनको अब आज से ही डर सता रहा होगा कि अब उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये एक अलग तरह का राजनीति शुरू हो गया होगा। एलजेपी रामविलास की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, रामविलास पासवान की पार्टी जो है, जो कि 2 भागों में बट गई, पशुपति कुमार पारस जी और चिराग पासवान की, दोनों चाचा भतीजा हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि लगातार जो हमारे चिराग पासवान जी हैं, वो एनडीए की तरफ ज़्यादा झुके हुए नज़र आते हैं। इतना समय बीत गया है, सब कोई जान रहा है कि एनडीए की वजह से ही उनकी पार्टी 2 भागों में बट गई है और बहुत तरह की बातें चल रही है। लेकिन आज भी लगातार उनका प्रयास यह रहता है कि हम एनडीए की तरफ चले जाएं। और ये जो दुर्घटना हुई है बीजेपी के साथ, तो अब स्वाभाविक रूप से उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि एक तरफ 7 दल आ चुके हैं, तो या तो बीजेपी अकेले जाएगी या अन्य पार्टियों को लेकर जाएगी। तो उसमें सबसे बड़ा जनाधार अगर किसी के पास है आज के डेट में, तो चिराग पासवान जी के पास है। और वो हो सकता है मुकेश सहनी को फिर से अप्रोच करें और पप्पू यादव हैं उनको अप्रोच करें। लेकिन अलग बात है कि अभी देखने की चीज़ होगी कि आने वाले कल में जो है ना, किस तरह से राजनीतिक करवट लेती है बीजेपी, इसको कैसे हैंडल करती है, तो उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच कुछ समझौता हो सकता है? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, ठीक है ना। सभी लोग जानते हैं कि राजनीति में जो संबंध बनते हैं उसके पीछे सत्ता होती है। अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या उस स्तर का कोई और दूसरा नेता जो बीजेपी में हो, जेपी नड्डा हो गए या और भी नेता लोग हैं, अगर वो लोग कोशिश करेंगे तो हमको नहीं लगता ये बहुत मुश्किल काम है, आराम से समझौता हो सकता है। और क्योंकि दोनों जो हैं, पशुपति कुमार पारस जी हो गए चाहे चिराग पासवान जी हो गए, दोनों की जो मानसिक स्थिति है अभी राजनीति को लेकर, वो एनडीए के पक्ष में जाती है। बिहार क्या 2024 के लिए कोई नया समीकरण देगा? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार जो 2024 के समीकरण की बात कर रही हैं, तो आप थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं तो 1974 में जो आंदोलन हुआ था उसका केंद्र बिंदु बिहार बना था। उससे थोड़ा सा और पहले चली जाएं, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसका भी केंद्र बिंदु बिहार बना था। तो बिहार में राजनीतिक परिवर्तन करने की क्षमता रही है, ये इतिहास से प्रमाणित है। लेकिन अभी अगर आप इस चीज़ को अगर ध्यान से देखेंगे तो बिहार ने पहली बार सभी क्षेत्रीय पार्टियों में एक भय मुक्त वातावरण बनाने का प्रयास किया। नीतीश कुमार को इस बात के लिए तो श्रेय जाएगा ही कि उन्होंने ईडी, सीबीआई और भी जो एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स हैं, उनके भय से लोगों को, जो राजनीतिक नेता लोग हैं जो भयभीत हो रहे थे, उसे एक तरह से मुक्त कर दिया है। पहली बार अगर आप देखें 2014 से लेके अब तक लेके इतिहास में, तो पहली बार बीजेपी को किसी पार्टी ने झटका दिया है, ये एक पहली घटना है। तो अन्य पार्टियों में भी इस तरह की सशक्तिकरण आएगा और हमको लगता है कि समीकरण तो नया जरूर बनेगा। अब मुकेश सहनी क्या करेंगे? मुकेश सहनी का तो स्थिति ये है कि अभी वो खुश हो रहे हैं कि बीजेपी की सरकार चली गई, क्योंकि बीजेपी ही वो पार्टी थे जिन्होंने उनके 3 विधायक चुरा लिए थे। चुराना थोड़ा हार्ड लाइन हो जाएगा, ये कहा सकता है कि उनके 3 विधायक जो हैं मुकेश सहनी के बीजेपी में चले गए थे। अब वो उन 3 विधायकों के लिए समस्या ये हो गई होगी कि अगर मुकेश सहनी पुनः बीजेपी के साथ समझौता कर लेते हैं, जो कि संभावना बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि महागठबंधन में पहले से ही 7 दल हैं, तो 8वें दल को प्रवेश मिलेगा ये बड़ा मुश्किल है कहना। और इसलिए स्वाभाविक रूप से लगता है कि मुकेश सहनी के लिए दूसरा विकल्प जो है, सबसे सटीक विकल्प जो है, वो एनडीए ही है। इसलिए हमको लगता है कि मुकेश सहनी आज न कल, आज भले वो गुस्से में हैं, उनको खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कल में वो उस तरफ देख सकते हैं। एक और बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको मंत्री पद से हटाया, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था एमएलसी का, लेकिन अभी तक उनसे बंगला नहीं छीना गया है। दोनों जो उनको बंगले मिले हुए थे वो आज भी कंटिन्यू कर रहा है। तो आगे की राजनीति में ये देखना होगा कि वो किस तरह से फैसले लेते हैं, नीतीश कुमार के साथ रहना चाहते हैं या बीजेपी में जाकर एक बड़ा बार्गेनिंग कर सकते हैं।
अभी बीजेपी की वो स्थिति नहीं है। हो सकता है कि उनको 20-30 का भी सीट का ऑफर मिल सकता है आने वाले 25 के चुनाव में, चाहे लोकसभा चुनाव में उनको अच्छा सीट मिल सकता है। तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। मुकेश सहनी खुद ही अभी द्वंद्ववाद में होंगे। ऐसी ही तमाम और अच्छी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल आर लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए बने रहें आर लाइव न्यूज के साथ। धन्यवाद।